So welcome back everybody. Today we'll be doing electromagnetic induction उसका वन शॉट EMI पूरा खत्म करेंगे वन शॉट में। ठीक है। और देखो, अगर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ट्वेल्थ वाला पार्ट है आपके, अगर मैग्नेटिज्म से सवाल पूछे जाते हैं तो वो बेसिकली EMI और AC, ये दोनों से पूछे जाते हैं। ठीक है। और एक और थर्ड चैप्टर है जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अभी थोड़ी एडिशनली वो क्या करते हैं कि हम EMI और AC के पहले उन चीज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, लेकिन EMI और AC से न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट तुमको पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट क्लास 12 का पढ़ना है, तो ये दोनों चैप्टर तुम्हारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अभी फिजिक्स के अंदर क्लास 12 वाले पार्ट से अच्छा स्कोर हो सकता है। सो वही आज हम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट टू कट। कोई फालतू बातें नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं, सीधे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन शॉट का मतलब होता है क्लियर एंड कंसाइज, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। माई सेल्फ शुभम उपाध्याय, आई एम केमिस्ट्री मेंटर एंड यूजुअली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट अभी करेंटली फिजिक्स भी मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है। और वन शॉट कंटिन्यूअस कोशिश किया जा रहा है कि आपको जितना दिया जा सके एग्जाम से पहले दे दिया जाए। ठीक है। टुडे वील बी डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। ये जो टर्म है ये बड़ा सिमिलर टर्म है, बड़ा मिलता जुलता टर्म है किससे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप सभी को याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू इलेक्ट्रिक होता है फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी से। ठीक है। तो पहला यस सर। टॉपिक ये है हमारा, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ी सी बात पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कर लूं मैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सो द एरिया टोटल से नंबर। नॉर्मली, ठीक है, किसी भी एरिया से नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। वहां भी फ्लक्स को क्या फाई से डिनोट किया जाता था, और यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब भी वही है कि किसी भी कॉइल किसी भी एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से नॉर्मली, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली लेके चलते हैं, पर नॉर्मली अगर पास हो रही होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से, तो हम उसको नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। और मैं डायरेक्टली इसका फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज ए। ए इज हियर एरिया। देखो ए के ऊपर मैंने एक एरो लगाया है, इसका मतलब होता है एरिया वेक्टर। का मतलब होता है एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई, डॉट प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है फाई, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी और उस किसके साथ, उसके एरिया वेक्टर के साथ। अब ये एरिया वेक्टर क्या है और शॉर्ट में तुरंत समझ लेते हैं। लेट्स से कि ये एक कॉइल था। ठीक है। ठीक है। ये कॉइल रखा हुआ है। ठीक, ये कॉइल बेसिकली देखो ऐसे मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा प्लेन समझ लो पहले। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये होता है ना, क्योंकि टू डायमेंशनली हम दिखा तो नहीं सकते हैं, बट ऐसे तो बता सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर की साइड होता है। तो ऐसे समझ लो कि जो कॉइल है इसका ये वाला हिस्सा बाहर है और ये वाला हिस्सा अंदर है। ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलरली रखा हुआ है कॉइल। ठीक है। मैंने सामने नहीं, ये है। अगर ऐसे बनाता तो फ्रंट फेस बाहर की साइड होता, बैक वाला फेस अंदर की साइड होता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इधर से रोटेट करके ऐसे बना दिया। ठीक है। सो ये वाला समझ लो बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अंदर वाला है। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसके लिए जरा मेरे को एरिया वेक्टर बताओ। तो ये समझ लो ये पूरा एरिया होगा, और एरिया वेक्टर का होगा किसी भी पॉइंट से नॉर्मली एरिया वेक्टर डिनोट किया जाता है, यानी एरिया वेक्टर हो जाएगा ये। अगर कॉइल ऐसे रखी होती तो सर ये एरिया हो जाता, इसके एरिया वेक्टर ऊपर ऐसे हो जाता। ठीक है। या फिर कॉइल ऐसी रखी है, हमारा मन हम चाहें तो एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं। यानी एरिया वेक्टर बेसिकली क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के। हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द पिक्सल सरफेस बैग। आउटवर्ड होगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड होगा, बाहर जाता हुआ। ठीक है। तो इन दोनों के लिए एरिया वेक्टर कभी राइट हो सकता है कभी लेफ्ट हो सकता है, वैसे इसके लिए कभी ऊपर हो सकता है कभी नीचे हो सकता है ना, ये डिपेंड करता है केसेस पे।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल को हम एरिया वेक्टर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये इतनी फालतू बातें जो थी उसको मिटा देता हूँ। आई थॉट आपको एरिया वेक्टर का तो आइडिया होगा कि एरिया वेक्टर कैसे हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो होता क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। अब आपने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा है यार कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अगर लेट्स से दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसको तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो आई विल राइट इट एज फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन। वैसे यहां थीटा क्या होता था, अगर दो वेक्टर ए एंड बी है तो यहां थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल। तो वैसे ही अगर यहाँ बी डॉट ए है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कुछ केसेस देख लो फटाक से। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर केसेस कौन कौन से केसेस भाई, वो केसेस देख लो थोड़ा सा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर केस है, मान लो कि ये एक एरिया था ऐसे, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जाहिर सी बात है सर इधर होगा इसका एरिया वेक्टर, मतलब ए है ये एरिया वेक्टर है। एक्वेरियस है। और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये बी हो गई तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब साफ साफ बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, अरे सर जीरो। जीरो आंसर। तो थीटा की यस। वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्यों जीरो है, जीरो। क्योंकि जिधर सर एरिया वेक्टर क्योंकि हम। उधर ही सर मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या हो गई, जीरो हो गई। अब मैं पूछता हूँ कि फ्लक्स बताओ इस केस में। तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, मतलब बी ए। बी ए कॉस ऑफ थीटा। और थीटा यहां क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो। यस अगर सर। मैं बी ए कॉस ऑफ जीरो कर दूं तो कॉस जीरो तो वन होता है, मतलब सर फ्लक्स की यस सर। वैल्यू बी इंटू ए हो जाएगी। क्या बात है, ये पहला केस था, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली केस नंबर टू, ठीक, ये हमारा केस नंबर टू। अब थोड़ा केस नंबर टू देख लो कि लेट्स से वही सेम सरफेस था हमारा, एरिया वेक्टर तो सर वही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है नीचे से ऊपर ऐसे। पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड जिधर एरिया वेक्टर था उधर ही जा रही थी, अब क्या हुआ, इस बार मैग्नेटिक फील्ड देखो तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रही है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू सर इस केस में तो 90 हो गई, 90। मजा आ गया। फ्लक्स पूछेगा सर तो क्या करेंगे, बी डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90। तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस 90। और बहुत खुशी से हम कह जीरो। सकते हैं सर कि कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होती है, मतलब इस केस में फ्लक्स ही नहीं है। फाइव। मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब मैंने डेफिनेशन में पीछे क्या लिखा था कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें एक मैंने शब्द यूज किया था नॉर्मली। तो क्या अब मतलब समझे नॉर्मली का, नॉर्मली का मतलब ये है यस कि सर। जिधर एरिया उधर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तभी फ्लक्स होगा, अगर उसके परपेंडिकुलर चली गई सर तो जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ नॉर्मली शब्द कि एरिया के नॉर्मल ही जाए, वो एरिया के डायरेक्शन में ही जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो भी फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में अगर गलती से भी एरिया वेक्टर और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग दोनों परपेंडिकुलर हो गई तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा सर। कोई फ्लक्स नहीं होगा, मतलब कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको पास नहीं कर रही होंगी। और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रही होंगी, पास ही नहीं कर रही होंगी एरिया को, फ्लक्स तो जाहिर सी बात है जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स डिफाइन ही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग से। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया सबको, इसको दिक्कत यस है, सर। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो सर। बहुत बेसिक टर्म है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फंडा। अब अब सवाल ये आता है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों पढ़ाया गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि हमारा अगला सर एक। टॉपिक है फैराडे लॉ।
हमारा अगला टॉपिक है फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो फैराडे लॉ ही है। ठीक है, हमारा अगला सर फिर टॉपिक। पूछे। ठीक है, अब देखो फैराडे लॉ क्या कहता है। फैराडे लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है। ठीक है, आपने क्लास 10 में भी ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्लास 10 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जैसे, याद है किसी को क्लास 10 पढ़ा होगा तो हमने दो सोलेनॉइड लिया था, है ना। एक में क्या किया था कि सर, एक में गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, और एक और सोलेनॉइड लिया था और इसमें हमने क्या किया था कि एक करंट सोर्स लगा दिया था। और हमने दोनों सोलेनॉइड का रिलेटिव मोशन कराया था। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में तो थोड़ा सा ये आपको पता होगा। ठीक है, कि ये दोनों आप अगर रिलेटिव मोशन कराते हैं दो सोलेनॉइड का, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, जिसके वजह से हमको गैल्वेनोमीटर में करंट देखने को मिलता है। मतलब करंट था ये वाले सोलेनॉइड में, और दोनों का रिलेटिव मोशन कराया तो करंट इसमें भी आ गया। ये आपने पढ़ा होगा। यहीं से फैराडे लॉ आया था, वही फैराडे लॉ यहाँ भी है, बस उसका एक्सटेंशन है। ठीक है। हाँ पूछो। हाँ पूछो, अनु खान पूछो। सर उसका थर्ड केस भी होगा ना। किसमें? इसमें सर जो बिल्कुल दो यार। केस आप बताए हैं। अरे यार, थर्ड क्या, चार केस भी बना सकती हो। ये उसमें क्या सर दिक्कत है? मतलब कि होगा ना, जैसे निगेटिव हो जाएगा तो हाँ 180 बिल्कुल पे। होगा। बिल्कुल, एरिया वेक्टर जिधर हो सकता है उसके अपोजिट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं। वो भी केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने मेजरली दो केसेस डिस्कस कर लिया, बाकी आप कर लीजिए खुद ही। दो मेन केसेस मैंने डिस्कस कर लिए, यही दो मेन केसेस थे, मैंने डिस्कस कर लिए दोनों। इसे तो कुछ भी बनाया जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। फैराडे लॉ, ये अगर आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक करंट आ गया था, है ना। वही फैराडे लॉ यहाँ भी है, एक्सटेंशन है बस उसका। खैर इस पे अभी हमको ध्यान नहीं रहे, तो सोलेनॉइड वाला एक्सपेरिमेंट हम किए थे। मोमेंटरली डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। अगर आपने क्लास 10 अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, चलो। खैर, अभी यहाँ फैराडे लॉ हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ से साइड से मिटा देते हैं। यहाँ फैराडे लॉ बेसिकली बड़ा सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लॉ से ही आते हैं। ठीक है, क्या कहता है फैराडे लॉ, देखो ध्यान से समझ लो। फैराडे लॉ ये बोलता है कि लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर जा रही थी। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या होता है सबको पता है ना। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा जी रही है, सर। और डॉट का मतलब मैग्नेटिक इनवर्ट। फील्ड बाहर आ रही है। तो इनवर्ट एंड आउटपुट। आउटवर्ड। तो लेट्स से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट कर रखा था ऐसे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर मैंने एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया कि ये जो कॉइल है ना, इसको इसके एक्सिस के क्रॉस रोटेट करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कॉइल को मैं रोटेट करूंगा, है ना, उसके एक्सिस के अलोंग, तो ये बताओ क्या रोटेशन के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा? क्या जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ एक कॉइल को रोटेट कर दूं उसके एक्सिस के अलोंग, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? क्योंकि सर केसेस कैसे यस बनेंगे, सर। मान लीजिए कि एक बार ऐसे कॉइल रखा हुआ था, अब रोटेट करके कॉइल को एक बार ऐसे कर दिए, फिर दूसरे केस में भी कॉइल ऐसे हो गया, चौथे केस में फिर कॉइल वापस ऐसे आ गया। तो मान लो कि यहां से एक दो तीन चार फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी। यहां से सर मान लीजिए दो ही फील्ड लाइंस अंदर जा पा रही है, यहाँ भी दो जा पा रही है, यहाँ पता चला तो यहाँ पांच जा पा रही है। तो हर केसेस में फील्ड लाइंस का नंबर अलग अलग है। और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अलग अलग है, मतलब हर किसी से मैग्नेटिक फ्लक्स भी अलग अलग होगा जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे। बिल्कुल। तो जब भी हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है उस कॉइल के अंदर। यही फराडे का पहला लॉ था। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ भी हम देख रहे हैं। फराडे का फर्स्ट लॉ, फराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? फराडे का फर्स्ट लॉ यही था, क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर आप उसको बदलेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ आ जाएगा। मतलब ईएमएफ का मतलब क्या, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोलते हैं। ये जो ईएमएफ आता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के वजह से आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आया है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं किसी भी
कॉइल के क्रॉस, किसी भी एरिया के क्रॉस, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ को इंड्यूस करता है। मतलब इस वायर में ना सर करंट आ जाएगा। जैसे ही ये जो करंट, ये जो कॉइल है हमारा, इस कॉइल को जैसे ही हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा चेंज, और उस चेंज आने की वजह से इस कॉइल के अंदर सर ईएमएफ आ जाएगा, और जहां ईएमएफ आता है वहां करंट भी हो जाता है। तो कॉइल के अंदर क्या बहने लगेगा? करंट बहने लगेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर हो गया? यही फराडे का फर्स्ट लॉ। अब सवाल यह है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो फैराडे के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लो। उन्होंने बोला कि जो भी ईएमएफ इस कॉइल के अंदर आएगा ना, लेट्स से इस ईएमएफ को मैं स्मॉल ई लिख देता हूं, तो ये ईएमएफ की वैल्यू हम होगी डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का मैग्नेटिक मतलब क्या है? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है? डीटी। डीटी का मतलब क्या है? चेंज चेंज इन विथ टाइम। रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको क्या देता है? ईएमएफ देता है। यही तो पहला लॉ था कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो आपको ईएमएफ मिलेगा, और वो जो ईएमएफ मिलेगा, अगर उसको बोल देगी, अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोल दे कि बताओ ये कितना मिलेगा, बताओ कितना ईएमएफ मिलेगा, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? उन्होंने फार्मूला दिया। कौन सा फार्मूला दिया? ई, यानी ई मतलब ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, जहां फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी क्या है? चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर चेंज विथ फ्लक्स बदल रिस्पेक्ट रहा है टाइम। टाइम के साथ साथ, फ्लक्स कैसे बदल रहा है सर? कॉइल को रोटेट करेंगे ना तो फ्लक्स बदलेगा। कोई पूछे कि फ्लक्स कैसे बदल रहा है यहाँ, तो तुम क्या बोलोगे? सर कॉइल को रोटेट करेंगे ना, तो जैसे जैसे कॉइल को घुमाएंगे ना उसके अंदर, जैसे जैसे कॉइल को रोटेट करेंगे, जैसे जैसे कॉइल को घुमाएंगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। मतलब बेसिकली चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल का मतलब ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड क्यों होगा? क्योंकि यहां हमने कोई बैटरी वैटरी नहीं जोड़ी है, यहां हमने कोई वायर में बैटरी थोड़े जोड़ी है। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये जो ईएमएफ आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, इसलिए इसका नाम हम इंड्यूस्ड ईएमएफ रखते हैं। हमने यहाँ कोई करंट सोर्स बाहर से लाके और वायर नहीं जोड़ा है इसके अंदर, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल को घुमा दिया। और जैसे ही उस कॉइल को घुमा देंगे तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, जिसके वजह से क्या होगा? ईएमएफ आ जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम बोलते हैं। है ना? इसको हमने नहीं पैदा किया है, ये अपने आप मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा हुआ है। ये जो वोल्टेज आया है ना? और वोल्टेज आने का मतलब कि जो कॉइल है ना सर, कॉइल के अंदर करंट बहने लगेगा, कि जहां पोटेंशियल जहां ईएमएफ वहां करंट। पढ़े हो ना? जहां पोटेंशियल जहां ईएमएफ वहां करंट। इसका मतलब अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मतलब उस कॉइल के अंदर करंट आ गई सर। यानी मैग्नेटिक फील्ड बदलने बदलने से करंट भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ये फराडे का फर्स्ट लॉ था। ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कुछ नहीं है। सेकंड लॉ बहुत सिंपल है। कुछ नहीं का मतलब, इसी ईएमएफ में अगर मैं माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख दूं ना, तो बस सेकंड लॉ यही हो जाता है। सेकंड लॉ ये बताता है, क्या बताता है? पहला लॉ यही बताता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ईएमएफ, और सेकंड लॉ उसका फॉर्मूला देता है, जो कि होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहां माइनस लगा लो। माइनस डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या है? ये माइनस का मतलब क्या है, ये मैं आगे समझाऊंगा, जब इसका नेक्स्ट टॉपिक तुमको लेंज ला पढ़ा रहा हूंगा ना, तब समझूंगा कि ये माइनस क्यों हो रहा है। अभी ये बताओ, क्या सबको फराडे लॉ क्लियर है? फराडे का फर्स्ट लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से कॉइल में करंट आएगा। फराडे का सेकंड लॉ, वो कितना होगा? वो होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्लियर? फर्स्ट लॉ सिर्फ स्टेटमेंट देता है, सेकंड लॉ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं यस बताओ? सर। फर्स्ट लॉ क्या देता है? यस। उसका स्टेटमेंट कि जब चेंज करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सेकंड लॉ कितना आएगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी आएगा। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर? इसलिए मैंने तुमको पहले फ्लक्स पढ़ाया, यस सर। उसके बाद फैराडे पढ़ाया। क्लियर? कोई डाउट है? जल्दी बोलो, फटाक से, टाइम वेस्ट ना करो। इसको डाउट है? नो सर। होना तो नहीं नो चाहिए। सर।
चलो तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों क्लियर हो गया। अब सर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आओ फैराडे लॉ का सवाल करते हैं। फैराडे लॉ का सवाल लिखो कि अ कॉइल ऑफ, एक काम करते हैं ना, इससे पहले मैं थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, तब ये सवाल करना ज्यादा समझ में आए। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बातें करते हैं क्या, कि इसके अंदर, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूँ एडिशनली, वो भी याद कर लो क्योंकि और डिफरेंट केसेस से बनते हैं। फराडे लॉ आपको पढ़ाया जाता है कि माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, इससे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो देख लो थोड़ा सा। ठीक है। सर अगर मेरे को ईएमएफ के साथ साथ बोले कि करंट भी बताओ तो क्या करूंगा? बड़ा सिंपल है यार। अगर करंट तुमसे पूछेगा तो याद रखना, बोलेगा ना कि वो जो कॉइल रखा गया है उस कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ देगा। तो लेट्स से मैं यहाँ बोल देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक कॉइल रखा गया था ना, इसका रेजिस्टेंस क्या था? आर रेजिस्टेंस था। तो करंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहला करंट, करंट कैसे निकालेंगे? तो करंट होता क्या है भाई? करंट होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। सर यहाँ V तो नहीं है लेकिन यहाँ ईएमएफ जरूर है, E बाई आर। तो I क्या हो जाएगा? E बाई आर। सर E क्या है? E है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो सर करंट कितना हो जाएगा? E की जगह क्या रख देंगे? माइनस डी फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई वन बाई आर। नोट कर लो फॉर्मूला डायरेक्टली। फराडे लॉ के साथ साथ करंट पूछ ले, क्या करेंगे? माइनस डी फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई वन बाई आर। आर आपको सवाल में गिवन होगा, चिंता नहीं करना है। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट? कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो हमने कॉइल लिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका रेजिस्टेंस है। क्लियर? अगर करंट पूछता है तो कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो, टाइम वेस्ट ना करो, फटाक से जल्दी बताओ। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। डी फाइव क्लियर? बाई डी टी इंटू वन बाई आर। ठीक है, डिफाइड बाई डी टी इंटू वन बाई आर, तो वही तो मैंने यस लिखवाया है। सर। लेट हो माइनस क्या तुम्हारा? साबुन स्लो है क्या? समझ आया अभी? क्लियर है कि नहीं ये बताओ। माइनस फाइव बाई डी टी। यस सर, क्लियर। सर ये वी की जगह हमने ई क्यों लिखा है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन की थी क्लास। ये V की जगह E क्यों लिखा है? अरे ईएमएफ और जी। पोटेंशियल, यहाँ यहाँ पोटेंशियल को हम अच्छा ईएमएफ बोल रहे हैं ना। फराडे के फर्स्ट लॉ में हमने जो पोटेंशियल आया उसको ईएमएफ बोलते हैं, स्मॉल ई, इसलिए मैंने V को रिप्लेस कर दिया E से। क्या यार ये कौन सा सवाल है? ओके सर। कि सर V को E क्यों लिखते हैं? अरे ईएमएफ और पोटेंशियल सेम ही तो होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है लेकिन यस सर। आखिर दोनों वोल्ट ही होता है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल को मैंने ईएमएफ बोल दिया तो यहाँ मैं V को E से रिप्लेस कर दूंगा, तो I इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा। और E क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू वन बाई आर। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो कुछ नहीं यार, मॉड ले लो, माइनस हटा दो, इंटू वन बाई आर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये निगेटिव संख्या है, इसकी इसकी चिंता मत करो। ठीक है। ये निगेटिव साइन, सवाल जब आप करोगे ना तो आप इस निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करके ही करोगे। ठीक है, चिंता मत करो, ये निगेटिव साइन कुछ टर्म बताता है और वो क्या बताता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी समझा दूं गड़बड़ हो जाएगा ये नेगेटिव साइन। ठीक है, मैं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। नेगेटिव नेगेटिव साइन बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव साइन होता है, वो ये बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपोज करेगा उसके चेंज को। समझ आया? नहीं आया समझ कि यस क्यों सर। नहीं? अब देखो मैं ये नेगेटिव साइन बताऊंगा, बट एक चीज ये याद रख लो, जब आप सवाल सॉल्व करोगे ना तो आप इस माइनस को नेग्लेक्ट कर देना उसमें। ठीक है, क्वेश्चन में आप ये वाला टर्म याद कर लेना। मैग्नीट्यूड हमको निकालना होता है क्योंकि सवाल में, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। ठीक है, यहां भी मैं इसको लिखवा मोड देता में हूँ। ही लेंगे ना? हाँ, इसको मॉड में ले सकते हो तुम, ठीक है, चिंता मत करो, आप माइनस इग्नोर कर सकते हो। ठीक, तो ये मॉड वाला फॉर्मूला हो गया आपका। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए ईएमएफ का तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो सवाल जब हम करेंगे तो ये माइनस को हटा देंगे। ठीक है, चलो अब वो सवाल मैं तुमसे करा देता हूँ। वो सवाल क्या है? सवाल ये है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, याद रख लो, बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर फराडे फर्स्ट क्लास से आएगा तो ऐसे ही सवाल आएगा। क्या है और देख लो, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड।
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सारी। चलो, तो लिखो, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड if the magnetic flux phi linked with the coil varies with time t, जो सेकेंड्स में है, ठीक है, as phi is equals to 50 t square plus 4, the current in the coil at t is equals to 2 seconds is, हमसे क्या पूछा गया है? एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है, उसको रख दिया गया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका जो फ्लक्स है वो लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। और वो किस इक्वेशन से हो रहा है? वो टाइम पे डिपेंडेंट है, किससे? फाई इज इक्वल्स टू 50t² + 4, इस रेट से वो टाइम के साथ साथ फ्लक्स को चेंज कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 400 ओम, ठीक है। तो अगर एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, अगर मैं 2 सेकेंड पे तुमसे करंट की वैल्यू पूछता हूं तो कितनी होगी ये बताओ। ये हमसे पूछा है सवाल में, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सवाल में? ये पूछा गया है कि फाई की वैल्यू दी हुई है 50t² + 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 ओम दी गई है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि एट टाइम t, जब हम t को 2 सेकंड रख देंगे यानी 2 सेकंड पे करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहली चीज अभी हमने पीछे पढ़ा, करंट क्या होता है? करंट डायरेक्ट निकालना है तो d∅dt मल्टीप्लाई बाई 1/r, मतलब I इज इक्वल्स टू डी। फाई क्या है? फाई है सर 50t² + 4 अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कितना है, आर। आर की वैल्यू है 400। अब ये बताओ, डिफरेंशिएशन तो सबको आता 400। है भाई, डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन यस को। सर। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1/400। यस सर 100। 50t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये 2 आगे आ जाएगा तो 100t, और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पे पुट कर दो। तो आप t की वैल्यू को 200 पुट करोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये क्या है? 200/400 तो to दिस विल बी इक्वल्स टू 200/400, 20 2/4 कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर। क्लियर? बहुत आसान है, कर ले जाओगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। क्लियर? यस तुमसे सर। ये तुमसे कितनी बार कहा गया एंड्रू टेट कि अपना माइक्रोफोन ऑफ करके रखा करो? समझ आया सबको कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपको यस फैराडे सर। लॉ से पूछे जाएंगे, फर्स्ट लॉ से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कभी करंट पूछ देगा, कभी फ्लक्स का चेंज पूछ देगा, ठीक है। ठीक, चलिए। सो ये था आपका फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब फैराडे लॉ के अंदर कुछ और एडिशनल केसेस देखो, कई बार पूछता है, दूसरा भी देख लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ करंट देखा, वैसे एक और इंपॉर्टेंट केसेस फैराडे लॉ से पूछे जाते हैं, ठीक है, जनरली, क्या, और वो क्या है वो भी देख लो। कई बार हमसे चार्ज पूछ देता है, यस, कि कितना चार्ज है ये बताओ। करंट तो पूछा, चलो ठीक है, चार्ज भी पूछता है कि बताओ कितना चार्ज है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ के आया क्या कि ई क्या होता है? d∅dt। अगर मैं मॉड की बात करूं तो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? d∅dt। ठीक। अब हमने ये चीजें पढ़ी है कि आई इज इक्वल्स टू dq/dt होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हो। आई इक्वल्स टू क्या होता है? dq/dt होता है कि नहीं होता है? dt। और अभी हमने पीछे ये भी एक टर्म देखा कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस गिवन है आर, तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर हो जाएगा।
सो आई इज इक्वल्स टू ई की जगह मैं क्या पुट कर दूं, डी फाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई 1/r, और मैं इस आई को डी क्यू बाई डी टी लिख देता हूं अगले टर्म में। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई 1/r। अब देखो बहुत लेम तरीके से, वैसे तो ऐसे काट नहीं सकते हो, बट अगर बहुत लेम तरीके से हम देखें तो मान लो dt से dt कट गया, तो dq विल बी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर। यही है तुम्हारा चार्ज, यही है तुम्हारा चार्ज। अब यहां से इस टर्म से एक और चीज लिख सकते हो, जो Q होगा वो क्या होगा, अगर यहां देखो छोटा चेंज है, यहां भी छोटा चेंज है, तो अगर मैं छोटे को बड़े में लिखूं यानी dq को पूरा q लिख दूं, तो जो d फाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा फाई 5 आर। तो यहां से तुम्हारा चार्ज का फार्मूला बना, या तो तुम ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। जहां डेल्टा फाई का मतलब क्या है, चेंज इन व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और आर क्या है, रेजिस्टेंस। क्या सबको क्लियर हो गया कि सर क्यू चार्ज पूछ देगा अगर फराडे लॉ से तो कैसे निकालेंगे, चार्ज पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, फ्लक्स के चेंज को रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, दिस यस इज सर। अ 3 स्टार फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो, ये तुम्हारा चार्ज के टर्म में था। अब एक और चीज थोड़ा याद रखें, ठीक। अच्छा, यहां से अगर मेरे को सिर्फ फ्लक्स पूछता है ये वाले इक्वेशन से, तो मैं ये वाले इक्वेशन से डायरेक्ट फ्लक्स भी निकाल सकता हूँ ना क्या। अगर पूछता डी फाई, तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी क्यू टू इंटू आर आर। हो जाएगा। ये भी याद रख सकते हो, यस सर। ये भी याद रख सकते हो, डी फाई इक्वल्स टू डी क्यू इंटू आर। मतलब यहां तुमको क्या पता चल रहा है, अच्छा ये डी क्यू वजह तुमको क्या पता लग रहा है, क्या यहाँ टाइम का फंक्शन है डी क्यू के अंदर, कहीं टाइम दिख रहा है तुमको, किसी को भी टी टाइम या टाइम कुछ भी, टाइम का कोई भी फंक्शन दिख रहा है डी क्यू के फॉर्मूले के अंदर ना। मतलब ये नो इंडिपेंडेंट, सर, ऊपर खत्म क्या हो है, गया सर। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसको टाइम से फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम सर है। ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। चार्ज जो होता है वो टाइम का फंक्शन नहीं होता है फैराडे लॉ के अंदर। क्यों, क्योंकि चार्ज के एक्सप्रेशन के अंदर टाइम का टर्म है ही नहीं, तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं यस सर, उस करेगा, पर डिपेंड ये नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, और ये दोनों तो आप ऑब्वियसली अब तो याद कर ही लोगे, डिराइव भी कर लोगे, इतना आसान है ना, है ना। क्लियर हो गया। अब सवाल है कि सर कैसे सवाल पूछे जा यस सकते हैं, अब सर। मैं ऐसे रैंडम एक सवाल क्वेश्चन खुद ही बना देता हूँ। मान लो दे दिया कि किसी किसी कॉइल के अंदर लेट्स से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मान लो इनिशियल फ्लक्स को मैं एफ फाई आई बोल देता हूँ। इनिशियल फ्लक्स शुरुआत में कितना था, वो था मान लो 10 वेबर, वेबर यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, याद रखना डब्ल्यू बी, कंफ्यूज मत होना कि डब्ल्यू बी क्या लिखती है। ठीक है, और मान लो कि फाइनल फ्लक्स है वो कितना चेंज हो गया, शुरुआत में 10 वेबर था, बाद में 50 वेबर हो गया। और मान लो बोल दिया कि जो कॉयल है उसका रेजिस्टेंस लेट्स से कोई इवन नंबर ले लो, लेट्स से 4 ओम है। ठीक है, हमसे पूछ दिया गया कि चार्ज बताओ। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। हमसे चार्ज पूछ दिया, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई चार्ज। फाइनल फ्लक्स कितना है, सर 10 होगा। 50, इनिशियल फ्लक्स कितना है 10, ये कितना है 4, 40/4, 10। तो चार्ज की वैल्यू 10 कूलम। बहुत सिंपल है, अब तो कर यस ले सर। जाओगे, अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो कर ले जाओगे। तो ऐसे ही सवाल पूछेगा यस जैसे सर। मैंने यहाँ कराया है, ऐसे ही सवाल पूछेगा। ठीक है, ठीक, हमने सही। तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक तो हमने किया, इसके आगे कई बार सवाल पूछे जाते हैं ग्राफ से। ग्राफ से आपसे चार्ज पूछा जाता है, और फिर चार्ज से रेजिस्टेंस पूछ सकता है, चार्ज से चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाला सवाल, कैसे ग्राफ सवाल पूछ जाते हैं। और वो ग्राफ किस किसके बीच होता है, ग्राफ होता है करंट और टाइम के बीच, यानी आई वर्सेस dt का ग्राफ से हमको कई बार सवाल पूछता है, बोलता है ये आई वर्सेस dt का ग्राफ है, लेट्स से वो ग्राफ का उसने एक स्लोप दे दिया ऐसे। तो आपको क्या याद रखना है, अभी हमने पीछे पढ़ा आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। ठीक है, लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, लिख सकता हूँ। यस दोनों को सर। जरा इंटीग्रेट करो, तो आप इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू क्या हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल आई डी टी हो जाएगा।
और आपने एक चीज ये पढ़ी है कि सर इंटीग्रल आई डी जो भी होता है, मतलब इंटीग्रल वाई डी एक्स, लेट्स से ये वाई है, ये एक्स है, तो मैं इंटीग्रल वाई डी एक्स लिखता हूं, इसका मतलब कि सर ये तो एरिया होता है। पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है किसी ने? इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब यस एरिया। सर। इसका सर मतलब आई और डी टी ग्राफ का अगर मैं सर एरिया निकाल दूं, हमको क्या मिल जाएगा? सर जी चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। यानी जब भी ग्राफ दिखे और ग्राफ से चार्ज निकालने को बोले, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, और जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा? चार्ज। यानी आई वर्सेस डी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? नोट कर लो शॉर्ट में, आई वर्सेस डी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? चार्ज की वैल्यू देता है, बेसिकली क्यू। क्लियर? सवाल ये है सवाल भी ये है कि सवाल कैसे बनाए जाएंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर कैसे सवाल बनाए जाएंगे, तो आओ देखो एक सैंपल सवाल इसको इस पर मैं करा देता हूँ। जब भी ग्राफ का सवाल पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट हम कवर कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, लिख लो कि सवाल है कि सम मैग्नेटिक फ्लक्स, बेसिकली देखो इतना लंबा मैं लिखूंगा नहीं, बस साफ से तुमको बता देता हूँ। ठीक है, सवाल डायरेक्टली तुमको मैं करा देता हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से चेंज हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया है 10 ओम के बराबर। ठीक है, एक कॉइल है, ठीक है, जिसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम के बराबर है। ठीक है, अब बोला है कि क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट उसमें क्या हुआ? एक करंट इंड्यूस हो गया, क्योंकि ईएमएफ आएगा और ईएमएफ की वजह से क्या आएगा? करंट आएगा। तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जब चेंज हो रहा है फ्लक्स, कुछ कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, तो उसमें करंट इंड्यूस हो गया है। ठीक है, ठीक, और जो कि टाइम के साथ वैरी हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? टाइम के साथ वैरी हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वैराई का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और ये जो चेंज है, इस चेंज को नीचे दिए हुए ग्राफ से दिखाया गया है। तो पूछा गया है कि नीचे दिए हुए ग्राफ से दिखाया गया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द, नहीं, अब क्या पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन द वीबर। हमसे ये पूछा गया है कि चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, ये बताओ। चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? सवाल क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूं। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है, तो करंट इंड्यूस हो गई जो टाइम के साथ वैरी कर रही है, और उसका ग्राफ नीचे दिया गया है। तो चेंज इन फ्लक्स बताओ। मतलब हमको बेसिकली सवाल में पता क्या करना है, डेल्टा फाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, आर हमको दिया हुआ है 10 ओम, और एक ग्राफ दिया हुआ है किससे किसके बीच? करंट और टाइम के बीच एक ग्राफ दिया हुआ है, आई और dt, इसके बीच एक ग्राफ दिया हुआ है। और ग्राफ क्या है? ग्राफ है ऐसा। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0.1 है, ये वाली वैल्यू 4 है। ठीक है, यहां वाला पॉइंट 4 है, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना है? 0.1 है। इधर तुम्हारा करंट है जो एम्पियर में, सॉरी इधर टाइम है जो सेकंड्स में है, और यहाँ क्या है? करंट है जो एम्पियर में। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? चेंज इन फ्लक्स। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि सर चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर हमको चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? चार्ज इंटू रेजिस्टेंस। सर हमारे पास रेजिस्टेंस तो है, कितना है? 10 ओम। चार्ज है क्या? नहीं। और ग्राफ दिया हुआ है, और अभी पीछे पढ़े कि ग्राफ से चार्ज कैसे निकालते हैं। सर चुपचाप से इस ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, और एक बार एरिया निकाल देंगे वही चार्ज हो जाएगा। तो एरिया कैसे निकालोगे? यहां देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, सो एरिया ऑफ किसका? आई वर्सेस डी टी कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है? सर बेस तो 0.1 दिख रहा है, ये 1/2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कैसे निकालते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, निकालने आता है। बेस है 0.1, हाइट कितनी है सर? हाइट देखो यहां से यहां कितनी है, वाली वैल्यू 4 है, 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये 2 टाइम चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.2। अब चेंज इन फ्लक्स पूछा है, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू 0.2 कूलम है, क्योंकि एरिया क्या देता है? आई वर्सेस dt का चार्ज देता है, तो 0.2 कूलम, 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू। 2। हो ना? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2।
कितना हो जाएगा 2। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, तो डेल्टा फाई की वैल्यू वेबर। बताओ अब कर ले जाओगे जब भी ग्राफ से सवाल पूछेगा। ग्राफ से पहले चार्ज यस निकाल लेगा और चार्ज से फिर कुछ भी निकलवा सकता है। अभी यहाँ चार्ज से देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकलवा दिया, कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज में दे देगा, कभी रेजिस्टेंस निकलवा लेगा। तो आपको तो पता है ना कि अब कैसे करोगे, को बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई चार्ज होता है ये डेल्टा फाई। तो कैसे ग्राफ से सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया आप सभी को? बोलो बोलो बोलो। यस किसी सर। को दिक्कत है, यस सर। किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है? सर आखिर सवाल कैसे पूछे सर एक जाते बार हैं? नो पीछे सर, स्लाइड नो दिखा सर। दीजिए। क्या क्या? बैक स्लाइड दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, अरे सब स्लाइड दिखा देंगे, चिंता मत करो, अभी आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? यस सर। अब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है ये लेंज लॉ? देखो, जैसे फराडे लॉ था, उसके आगे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ है। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ यही बोलता है कि ठीक है फराडे भाई साहब, आपने तो बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, तो हम कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं उस पे। और वो टिप्पणी उन्होंने क्या किया, टिप्पणी ये किया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो ऐसे होता है कि वो होने वाले कॉज को अपोज कर रहा होता है। नहीं समझ रहा है? देखो कैसे, मैं बताता हूँ। सिंपल सा एक लॉ है लेंज लॉ। क्या है? लेंज लॉ के हिसाब से, ठीक है, लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है और वो ये बोलता है कि अगर किसी भी कॉइल में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रही है, ठीक है, या तो वो इंक्रीज कर रही है या तो वो डिक्रीज कर रही है, दोनों केसेस है। बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। चेंज का मतलब क्या है, अरे बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो लेंज लॉ यही बोलते हैं कि किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या तो वो बढ़ रही है या तो घट रही है, तो उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ ई है, वो हमेशा क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा, उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब कि सर अगर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड घटे, वो बढ़े नहीं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो वो हमेशा उल्टा काम करेगा, वो चाहेगा कि बढ़े, घटे नहीं। समझ आया लेंज लॉ? मैंने वही बोला था कि लेंज लॉ क्या होता है कि किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो लेंज लॉ सिंपल से एक ही बात बोलता है कि अगर सर किसी भी फराडिया में भी होता था। किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर अगर चेंज जो है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो बढ़ रही है, तो ईएमएफ इस तरह से वहां उसमें वो होगा, क्या होगा, फ्लो करेगा कि वो चेंज को अपोज करे। मतलब अगर बढ़ रही है तो वो ऐसे फ्लो करेगा कि वो घट जाए, और अगर घट रही है मैग्नेटिक फील्ड तो वो ऐसे फ्लो करेगा कि वो बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है, इसको ध्यान से समझो। देखो, अच्छा ये बताओ, अगर हमको एक सर्कुलर कॉइल में, है ना, अगर हमसे सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लो कि एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सर्कुलर कॉइल रखा गया है, जो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोलता हूं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो क्या उस कॉइल में करंट का डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है? अगर सर्कुलर कॉइल है तो सर दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होंगे, कौन कौन से? एक तो सर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो सकता है, या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज एक हो सकता एंटी क्लॉकवाइज। है। यही यही तो पॉसिबिलिटी है ना सर्कुलर में। यस सर। अरे ये कॉइल में या तो करंट सर ऐसे हो सकता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाला, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। या फिर करंट ऐसे हो सकता है, या फिर करंट ऐसे बह सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्कुलर कॉइल में, या तो करंट सर क्लॉकवाइज हो सकता है या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि यस सर। अगर कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो क्या तुम बता सकते हो कि जो कॉइल है उसके अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है? ये गोला कॉइल है, समझ लेना, ठीक है, ड्रॉ नहीं हो पा रहा है बट समझ लेना। ठीक है, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ जब। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तो क्या ये बात तुम मेरे को बता सकते हो, क्या बात क्लियरिफाई कर सकते हो कि सर अगर ये कॉइल अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा हो?
क्या किसी को कोई आइडिया है, कभी ये ऐसा लॉ वगैरह पढ़े हो जिससे, कोई तरीका है जिससे क्लॉकवाइज। किया जा सके, कोई तरीका है जिससे पता किया जा सके? बिल्कुल है, याद करो। राइट, राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। यस सर, होगा राइट। थंब को किधर रखो? थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करेंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अंदर की साइड जा रही है, मतलब तुम्हारे फोन के स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो थंब को जरा फोन के स्क्रीन के अंदर रखो, अपने राइट हैंड को खींचो, और अपने फिंगर को कर्ल करो। तो फिंगर किधर कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या सभी ने करके देखा? यानी करंट सर कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है? कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सर कैसे डिटरमाइन किए, कैसे पता किए? अरे यार, अपने अंगूठे को किधर रखो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि क्रॉस है, और क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर अंदर होती है, इनवर्ड। तो जरा अपने राइट हैंड के अंगूठे को अंदर रखो, और अपने फिंगर को कर्ल करके मुट्ठी बंद करो। तो तुम्हारी फिंगर किधर आ रही है, फिंगर का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज से। क्लॉकवाइज। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर? सर ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं डॉट लिख देता तो, मान लो डॉट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती तब, अब जरा बताओ। एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। बिल्कुल उल्टा हो एंटी जाता क्लॉकवाइज। डायरेक्शन, उल्टा हो जाता यस सर। है ना। देखो बैटरी भी डिस्चार्ज, शिट। डायरेक्शन क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। बिल्कुल हो जाता सर। तो अगर डॉट होता तो क्या होता, अगर यही कॉइल ऐसे डॉट में रखा होता तो, सर जैसे इसमें क्लॉकवाइज था, इसमें उल्टा हो जाता, क्योंकि अब एंटी अंगूठे को क्लॉकवाइज जरा हो बाहर रखो। अब अंगूठे को अपने फेस की तरफ रखो, बाहर स्क्रीन से बाहर, और जरा फिंगर को कर्ल करो, अब देखो, अब उल्टा डायरेक्शन आएगा। अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्लियर? मतलब इस केस जाता। यस में सर। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और नीचे वाले केस में करंट का डायरेक्शन, सर जी एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से लेंज लॉ तुमको समझ आएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ यही बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट ऐसे बहेगा ना कि वो अपोज करे, और अगर घट रही है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा कि वो उसको बढ़ाए। जैसे अगर मैं बोल देता हूं कि यस इस सर, केस में मान सपोर्ट लो, करेगा। फर्स्ट केस में मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड घटे, है ना, क्योंकि उल्टा काम यस करता है। सर, उसका अप्रोच करेगा। तो अब बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड को कम करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को घटानी है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो लिंक है, ये जो कॉइल है, अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कम करनी है, का मतलब कि अगर अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो सर अगर मैं कहीं से बाहर के साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दूं तो घटेगा वैल्यू, घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ बढ़ रही है तो अगर इसको घटाना है तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल। तो अब बताओ, अगर मेरे को आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है, बाहर के दिशा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है, तो बताओ कि इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज बहना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहिए, अगर हमको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है? क्लॉकवाइज बहनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज बहनी चाहिए, एंटी बताओ। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि नीचे देखो अभी हमने, अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब करंट कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ यही सिंपल सी बात बोलता है कि ये जो कॉइल है ना, अगर अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो कॉइल में ऐसे करंट फ्लो करेगा कि वो बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा। और अगर कॉइल में मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे करंट को फ्लो करा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रही थी अंदर के साइड में, अब वो क्या होगी, घट जाएगी। घट जाएगी नहीं घट जाएगी? यही सिंपल सा लेंस लॉ बोलता है। यानी लेंस लॉ होने वाले कॉज को अपोज करता है। होने वाला कॉज क्या है, या होने वाला कॉज था कि वो बढ़ा रहा था, तो बढ़ाने वाले कॉज को अपोज कर रहा है। अब अगर मैं बोल देता कि अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड बताओ घट रही है, अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो क्या करोगे, अगर अंदर की साइड घट रही है तो अंदर की साइड और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दोगे तभी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे यार, अगर अंदर की साइड कोई चीज घट रही है तो उसको अंदर की साइड ही तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बढ़ेगा। तो अगर अंदर की साइड घट रही है तो लेंज लॉ के हिसाब से करंट को ऐसे फ्लो कराओ कि अंदर की साइड वो बढ़ने लगे।
तो करंट भी अंदर के साइड फ्लो कराओगे, तो जब करंट अंदर के साइड फ्लो कराओगे तो बताओ क्लॉकवाइज करंट को बहाना पड़ेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज? कॉइल में करंट कैसे बहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर अंदर के साइड बढ़ाना है तो, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना क्लॉकवाइज। चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज ही तो अंदर की साइड आता है, थंब अंदर की साइड क्लॉकवाइज ही, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे अपनी उंगली को तभी तो थंब अंदर की साइड आएगा। तो अगर अंदर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए अंदर के साइड में ही करंट लगाना पड़ेगा, मतलब कि इस बार इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा सर, अगर घट रही है तो। लेंज लॉ समझ आया? लेंज लॉ हमेशा होने वाले कॉज का उल्टा करता है, अगर घट रहा है तो लेंज लॉ बढ़ा देगा, और अगर बढ़ रहा है तो लेंज लॉ क्या करेगा, उसको घटा देगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से कॉज को अपोज करना ही इसका काम है। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? लेंज लॉ क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं तुमको पीछे लेके चलता हूँ और इस माइनस का साइन बताता हूँ। ये माइनस का साइन जानते हो क्या बता रहा है? ये माइनस का साइन बता रहा है ना कि जो करंट और जो ईएमएफ आया है इस कॉइल में वो अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन आया है। वो अपोज कर रहा है कैसे? देखो, यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का डायरेक्शन बताओ इस कॉइल में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? जरा फिंगर घुमा के देखो, क्लॉकवाइज होगा, अगर अंदर की साइड है तो होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से इस कॉइल में जो करंट है ना, फराडे लॉ के हिसाब से अगर ईएमएफ आया माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो अगर एक्चुअल करंट का डायरेक्शन अंदर होना चाहिए तो लेंज लॉ के हिसाब से इस करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव साइन आया। निगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो ईएमएफ आता है ना वो क्या करता है, होने वाले कॉज को अपोज कर रहा होता है। अगर बढ़ रहा है अंदर की साइड तो वो घटाएगा बाहर की साइड लगा के, और अगर बाहर अंदर की साइड घट रहा है तो वो अंदर की साइड ही लगा के उसको बढ़ाएगा। यानी जो भी काम होगा उसका उल्टा काम करेगा, लेंस लॉ यही बोलता है। जो ईएमएफ होगा या फिर जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी, ताकि वो अपोज कर सके। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? तो बता दो यार जल्दी से, लेंस लॉ क्लियर हो गया सबको? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ यस गया। सर। चलो, लेंस लॉ क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, ओके लेंस लॉ सर। के अंदर क्या लिखवाऊं, लिखवाने वाले टाइम तो चला गया है, अब समझ चुके हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है। वैसे भी डेफिनेशन तो एग्जाम में आते नहीं है, तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल आएगा तो कर ले जाओगे, करंट का डायरेक्शन ही पूछता है लेंस लॉ से, डायरेक्शन पूछेगा किधर डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ को शॉर्ट में ई लिख दो। मोशनल ईएमएफ क्या है, बड़ा सिंपल सा टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड का ही खेल है। लेट्स से मैंने फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है अंदर के साइड ऐसे, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं क्या किया ना कि एक रॉड लाया, मैं रॉड को थोड़ा ड्रॉ कर दूं, ठीक है। एक मैंने रेक्टेंगुलर रॉड लाके इसके अंदर रख दिया, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर रॉड को मैंने इसके अंदर लाके रख दिया, और मैं क्या करने लगा, इस रेक्टेंगुलर रॉड को ये जो डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं इस डायरेक्शन में मैं वी वेलोसिटी से मूव कराने लगा। इस रेक्टेंगुलर रॉड की लेंथ मान लो एल है। तो मैंने किया क्या, सेटअप समझ लो। पहले पहले तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड हम मैंने क्रिएट की, उसमें मैंने क्या किया कि एक मेटल के रॉड को रख दिया जिसका लेंथ है एल, और उस मेटल के रॉड को वी वेलोसिटी से आगे ले जाने लगा, मतलब मूव कराने लगा। इसलिए इसका नाम है देखो मोशनल ईएमएफ। अब जैसे ही तुम इस रॉड को क्या करोगे, मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर यस मैग्नेटिक सर। फ्लक्स चेंज होगा मतलब यस क्या आएगा, सर। ईएमएफ आएगा। और जो मूवमेंट के वजह से रॉड के ईएमएफ आता है उसी को तो मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। हम्म मतलब हमने एल लेंथ का रॉड लाया, उस रॉड को मैंने कुछ भी वेलोसिटी यस से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उस रॉड को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ v वेलोसिटी से मूव कराऊंगा तो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अभी फैराडे लॉ ने बताया है कि जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ वहां ईएमएफ आएगा, इसीलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि सर ये रॉड के मूवमेंट के वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ ई है, लेट्स से ये मोशनल ईएमएफ ई है, ठीक। अब मान लो पूछ जाएगा कि कितना होगा मोशनल ईएमएफ। जैसे
फर्स्ट केस में फराडे लॉ में हमने कॉइल को रोटेट कराया था, तो पूछा था कितना ईएमएफ है, तो हमने तो बोल दिया माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। लेकिन अब भाई इस केस में बोल दे कि मान लो एक रॉड है, उसको तुमने भी वेलोसिटी से मूव करा दिया, जिसका लेंथ एल है, उस रॉड का लेंथ एल है, उसको भी वेलोसिटी तुमने मूव करा दिया, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो कैसे लिखोगे? तो उसका फार्मूला नोट करो, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ई क्या होता है? ये होता है वी डी एल। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल फार्मूला है। क्या है? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एल। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, ईएमएफ इक्वल्स टू VBL। अब VBL। सबसे बड़ी बात, सर वी क्या है, सर बी क्या है और एल क्या है? अरे यार वी, अरे वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी तुमने रॉड को मूव कराई। वेलोसिटी सर। बी, अरे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और L और उसका एल, लंबाई। अरे लेंथ ऑफ द रॉड। लेंथ। यस सर। लेकिन 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 ये फॉर्मूला सिर्फ तभी ट्रू है जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। कौन तीनों सर? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। अगर L तीनों और B। आपस में यस। परपेंडिकुलर हैं तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज अगर कोई भी एनी टू क्वांटिटी, अगर कोई भी दो क्वांटिटी पैरेलल हो गई तो तुरंत ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इफ एनी टू, इसको लिख लो, इफ एनी टू क्वांटिटी आर पैरेलल देन मोशनल ईएमएफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी तुरंत। बेसिकली दो चीज याद रखना है। क्या सर? ये वी बी एल वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे ना जब डायरेक्शन क्या हो? परपेंडिकुलर हो तीनों की। किसकी? लेंथ की, वेलोसिटी की और रॉड की। अब जरा ये जो मैंने केस यहाँ ड्रॉ किया है, ये फिगर को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। लेंथ तो ऐसे रहेगी, ये लेंथ है एल लेंथ, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या इसमें तीनों परपेंडिकुलर हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखो, लेंथ तुम्हारी वाई एक्सिस यस। में, वेलोसिटी तुम्हारी एक्स एक्सिस में है, और अंदर के साइड देखो जेड एक्सिस में तुम्हारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर ये केस में तो ट्रू है, यानी इस केस में हम लिख सकते हैं सर ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? वी बी एल। अब सवाल ये है, सर ठीक है, तो फिर पहचानेंगे कैसे सर कि किस में वीबीएल लगाएं और किस में जीरो करें? सर कैसे पहचानेंगे कि ये किस में वीबीएल का फार्मूला लगेगा, किस में जीरो लगेगा? तो ये केस जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर तो तुम वीबीएल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि तीनों देखो परपेंडिकुलर है, लेंथ वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जेड एक्सिस में है। तीनों परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए बताओ? हुए सर, हुए, बिल्कुल हुए। तो इस केस में तो तुम लगा दोगे, लगा दोगे? अरे बताओ भाई, क्या ये जो मैंने केस ड्रॉ किया है इसके अंदर तीनों क्वांटिटी आपस में परपेंडिकुलर है, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला जाता है। यस सर। अब मैं एक जीरो वाला केस भी ड्रॉ कर देता हूँ। जीरो कब होगा? देखो जीरो कब होगा, फिर से वही केस, अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड तो है, बिल्कुल है सर, समझ आ रही है, अंदर के साइड है, क्रॉस है मतलब अंदर के साइड है। अब मैंने क्या किया, ये जो रॉड को मैंने खड़ा किया था ना, उसको मैंने ऐसे लिटा दिया, सर उसको यहाँ पे ऐसे कर और देंगे। फिर आगे से ऐसे खींचने लगा वी वेलोसिटी से। अब देखो, अब लेंथ तो ऐसे होगी ना। इस केस में देखो, इस केस में ईएमएफ तुम देख के कह सकते हो सर इसमें तो कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, ये तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो, लेंथ भी एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो लेंथ भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो दो आपस में पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? और मैंने यहाँ यस क्या सर। लिखा है? इफ एनी टू क्वांटिटी आर पैरेलल देन चुपचाप से आंख बंद करके ईएमएफ को क्या कर दोगे? जीरो, शून्य, अंडा। जीरो। क्लियर? क्लियर है? यार इतना इतना सिंपल तो अब कोई नहीं पढ़ा सकता यार। अब ये नहीं समझ आ रहा है तो फिर नहीं समझ आएगा यार। फिर मैं हाथ जोड़ लेता हूँ तुम लोगों से। ये ऑलरेडी बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी बहुत सिंपल है, तो देख के समझ आ जाना चाहिए कि हाँ सर इस केस में जीरो होगा। होगा कि नहीं? यस सर। क्यों जीरो होगा भाई? यस क्योंकि सर। सर दो क्वांटिटी तो पैरेलल हो गई आपस में, और आपने इधर लिखवा दिया। क्यों है, क्या है, कोई जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी याद कर लो मोशन ईएमएफ में, ईएमएफ में दो केस। एग्जाम का टाइम है, क्यों है क्या है छोड़ दो, बस क्या याद कर लो, मोशन ईएमएफ के अंदर अगर कोई भी, अगर तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, सर चुपचाप वीवीए लगा देंगे। अगर कोई भी दो पैरेलल दिख गई, कोई भी दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चाहे वेलोसिटी, चाहे लेंथ चाहे वेलोसिटी, चाहे लेंथ चाहे मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी दो क्वांटिटी अगर पैरेलल दिख गई तुरंत आंख बंद करके जीरो मार के। क्लियर?
क्लियर यस हो गया या सर। नहीं? क्लियर हो गया? यानी यस सर। अगर पैरेलल दो तो जीरो, अगर तीनों परपेंडिकुलर तो वी बी एल। अब करता क्या है ना कि एग्जामिनर बोलता है अच्छा बेटा बहुत चालाक हो तुम, शुभम सर से सारा पढ़ के आ रहे हो, अब जरा बताओ। एक तीसरा केस बना देता है एग्जामिनर, केस नंबर 3, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है एग्जामिनर? एग्जामिनर क्या करता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड चलो तुमने ठीक है अंदर की साइड क्रिएट करके रखी है, ठीक है, ये मान लो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तुमने क्रिएट करके रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से, ठीक। और ये तुम्हारा रॉड है, तो मस्त आराम से ऐसे लेटा हुआ था। तुम देख के खुश हो गए, ये तो मैंने पढ़ के आया है, पीछे लेटा वाला केस अभी पढ़ के आया है। एग्जामिनर बोला अच्छा बेटा रुको अभी तुमको बताते हैं। इस बार एग्जामिनर ने क्या किया ना कि वेलोसिटी दे दी एंगल पे, और बोल दिया ये लो रॉड से थीटा एंगल पे वेलोसिटी। अब इस केस में बताओ मोशनल ईएमएफ कितना होगा? तुम्हारी बत्ती गुल, तुम सिर्फ दो केस पढ़े थे कि सर एक तो तीनों परपेंडिकुलर होगा तो वीबीए लगा देंगे, एक तो लेटा होगा तीनों दो पैरेलल होंगे तो जीरो लगा देंगे। ये कहां से आ गया? वेलोसिटी को उसने क्या किया कि किसी एंगल पे दे दिया और बोल दिया चलो भाई ये लेंथ जो है वो एल है, अब निकालो। बड़ा उड़ रहे थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं तुम लोग को उस लेवल के लिए तैयार कर दूंगा ना कि एग्जामिनर अगर घुमा के भी पूछे तो आराम से इससे सवाल कर ले जाओगे। मोशन के मैंने सारे के डिस्कस कर दिए, लास्ट है। अब देखो, अब जरा ये बताओ कि वेलोसिटी यहां अगर एंगल पे दिख रहा है तो मैं वेलोसिटी को इसके दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, वेक्टर है तोड़ सकते हो। तो एक कंपोनेंट आएगा जिधर cos थीटा है उधर क्या आएगा, सॉरी जिधर थीटा है उधर क्या आएगा cos थीटा, और एक वेलोसिटी वी कंपोनेंट कॉस आएगा थीटा। यस ऊपर सर। जो आएगा v sin थीटा। वी साइन थीटा। जरा ये बताओ कि चलो इस वेलोसिटी को मैंने तोड़ दिया किधर, एक तो सर इधर वेलोसिटी आ गई जो आ गई v cos थीटा, और एक सर वी ऊपर कॉस थीटा। वेलोसिटी आ गई क्या आ गई v sin वी साइन थीटा। थीटा। अब ये v को बीच से मिटा दो, चाहे चलो मिटाओ मत छोड़ो, कोई नोट्स देखेगा तो समझ आएगा, ठीक। मैंने इस v को तोड़ दिया किसमें, दो कंपोनेंट पे, v cos थीटा v sin थीटा। अब जरा मेरे को ये बताओ कि कौन से वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट के वजह से ईएमएफ जीरो हो गया, cos थीटा वाले के वजह से वी वी या कॉस कॉस sin थीटा। थीटा वाले के वजह से? साफ कॉस साफ दिख रहा थीटा। है सर cos थीटा की कॉस वजह से। थीटा क्यों? वाले से सर। सर cos थीटा वाला ना यस लेंथ सर। के पैरेलल हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि cos थीटा वाला लेंथ के पैरेलल हो जाएगा, और जहां दो पैरेलल होता है हम जीरो कर देते हैं। मतलब सर हम भूल के भी ना cos थीटा वाला नहीं लेते, लेकिन अगर जीरो। v sin थीटा देखोगे तो अब देखो तीनों क्या है, सब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गए। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा। ऊपर v sin थीटा है, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर तुम्हारा लेंथ है। क्या बात है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, हो गए हो गए हो गए हो गए। अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर के साइड वी साइन थीटा, और वाई एक्सिस पे वी साइन थीटा, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लेंथ है। तीनों परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब सर वी कॉस थीटा तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, वी साइन थीटा। तो इस केस में मोशनल ईएमएफ क्या हुआ करता था, मोशनल ईएमएफ क्या हुआ करता था, वी बी एल। सर बस वी बी एल। आपसे यहाँ वी साइन थीटा इंटू बी इंटू एल, क्योंकि वेलोसिटी कौन से वाले लिए हैं जी, वेलोसिटी लिया है साइन थीटा वाली, इसलिए फार्मूला साइन बदल के थीटा। लिख यस जाएगा। सर। फार्मूला बदल के लिख देंगे हम v साइन थीटा इंटू बी इंटू एल। क्या बात है, क्लियर? क्लियर, v साइन थीटा इंटू बी इंटू एल। यस क्लियर? सर। यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? मैं थक गया यार चलाते चलाते। कोई डाउट है बताओ? नो सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये मैं जो बार बार ईएमएफ बोल रहा हूँ, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, अरे ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो ये जो ईएमएफ आ रहा यस है सर। कहाँ आ रहा है, रॉड में आ रहा है, बिल्कुल रॉड में तो ईएमएफ आएगा क्योंकि रॉड ही तो वहां है। यानी ईएमएफ इंड्यूस किस में हो रहा है, इस रॉड में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे थोड़ी पोटेंशियल की बात करता हूँ, किसके अंदर, रॉड के अंदर। पोटेंशियल इन द रॉड, पोटेंशियल इन द सेंस ईएमएफ इन द रॉड। अब जरा ये बताओ कि ठीक है वही केस था, मान लो ऐसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई थी, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड थी, और ऐसे रॉड को मान लो लिटा दिया गया था, ठीक है। मैं तुमसे बोलता हूं ना कि ये बताओ कि अगर मेरे को इस रॉड पे पोटेंशियल मार्क करना हो तो, जैसे
किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान लो कि ये जो रॉड है ना, रॉड के अंदर मेरे को पोटेंशियल लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। अगर रॉड के अंदर मेरे को पोटेंशियल लिखना है तो मैं किसी एक साइड को पॉजिटिव मान लूंगा, किसी एक साइड को नेगेटिव मान लूंगा, तभी तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, पोटेंशियल का यस difference। सर। तो रॉड में अगर मेरे को पोटेंशियल दिखाना है तो रॉड के अंदर मैं किसी एक साइड को प्लस लिख दूंगा, किसी दूसरे साइड को क्या लिखूंगा, माइनस, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्लस और माइनस, देखे हो ना। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि कैसे पता करोगे कि किस साइड पॉजिटिव होगा किस साइड निगेटिव होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये वाली साइड पॉजिटिव ये वाली साइड निगेटिव, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वाली साइड पॉजिटिव ये वाली साइड निगेटिव। तो सर पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, ये जो ईएमएफ ईएमएफ अभी तक आप बोलते आ रहे हैं, मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ, अरे मोशनल ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल। सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रॉड के अंदर कौन सा साइड पॉजिटिव होगा कौन सा साइड निगेटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा। आओ अब मैं तुमको मस्त सा ट्रिक देता हूँ। मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो क्रॉस की तरह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड थी, है ना, और इस रॉड को v वेलोसिटी से ऐसे ऊपर खींचा जा रहा है। तो अब मैं बोलता हूं कि मार्क दी पोटेंशियल एट बोथ एंड ऑफ द रॉड। दोनों एंड में पोटेंशियल बताओ, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव, एट बोथ एंड ऑफ द रॉड। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको करना क्या है कि अपने राइट हैंड के पाम को सब लोग उठाओ, डालिए। अब क्या करो, अपने राइट हैंड के पाम को, है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो जरा, है ना, राइट हैंड के पाम को वेलोसिटी डायरेक्शन में रखो ऊपर की साइड, और अपना फिंगर को कर्ल करो। तुम्हारा थंब किधर जा रहा है, तुम्हारा थंब कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से कि ये तुम्हारा पाम है, और याद आउटवर्ड। पड़ रहा होगा, है ना, ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसको जरा कर्ल करो सामने से, ठीक, इसको जरा कर्ल करो, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने फिंगर्स को मोड़ो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में पहले अपने पाम को रखो। और ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड या बाहर आ रही है, ये बताओ। अंदर। अंदर। तो अंदर। जरा अपने राइट हैंड के पाम को अंदर की तरफ ऐसे अंदर फिंगर को कर्ल करो। तो तुम्हारा तुम्हारा थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है राइट अंदर साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये वाले साइड, करके देखो, करके देखो राइट हैंड के यस सर। को, यस और सर। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको कर्ल करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अपने फिंगर को अंदर कर्ल करोगे, तो थंब किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। तो जिधर थंब आ रहा है ना यार, वो पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट क्या होगा, निगेटिव। वाह 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 वाह, समझ आया। इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो जरा ये बता दो कि अगर सर डॉट दे देते आप, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड है, और इस केस में अगर आप बोलते कि पोटेंशियल को मार्क करो, तो क्या करते, अब अपने राइट हैंड को पाम को, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, तो जिस साइड तुम्हारी लाइंस होती हैं वो अब तुम्हारे फेस की तरफ आ गई, आएगी ना। अभी तो बाहर की साइड कर्ल करोगे उंगली को, करोगे नहीं करोगे, करके देखो। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, यस जिस सर। साइड तुम्हारी लाइंस होती हैं हाथ में राइट हैंड के पाम में, वो अंदर की तरफ जा रहा था, मतलब तुम्हारे फेस के अपोजिट अपोजिट था, है ना, क्योंकि तुमको अंदर की तरफ कर्ल करना था। अब इस बार देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है। तुम क्या करोगे, अपने पाम को ऐसे उल्टा कर दोगे राइट हैंड के पाम को। अब तुम्हारा जो क्या है, जो लाइंस है, जिस साइड लाइंस है वो तुम्हारे फेस के सामने आ जाएगी, है ना। और फिर पाल पाम को जरा कर्ल करो। इस बार क्या देखने को मिलेगा कि तुम्हारा जो थंब है वो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है। कोई यस ऐसा, सर आ रहा है हाँ। कोई यहाँ है जो चुड़ैल हो, भूत हो, पिचास हो, जिसका हाथ टेढ़ा हो, उसका राइट हैंड राइट साइड आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, सबका लेफ्ट ही आ रहा है ना। कोई चुड़ैल तो नहीं बैठा है इस क्लास में, यस सर। कुछ पैरानॉर्मल नहीं है इस क्लास में, चुड़ैल तो नहीं है जिनका हाथ उल्टा उल्टा है, सबका सीधा है। तो करके देखो, तो तुम्हारा थंब किधर आएगा, इस बार थंब आएगा सर, मैं उल्टा बोल दिया पहले, इस बार थंब आएगा राइट में, फर्स्ट केस में आएगा लेफ्ट में। इस बार थंब किधर आएगा, थंब किधर जा रहा है भाई, राइट में जा रहा है। इसका मतलब थंब का डायरेक्शन क्या होगा, इस बार ये वाला होगा। मतलब सर अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा निगेटिव। क्या बात है, मतलब हायर पोटेंशियल ये वाला साइड,
लोअर पोटेंशियल ये वाला साइड फर्स्ट केस में। अगर मैं हायर पोटेंशियल को वीए बोलता हूं और लोअर पोटेंशियल को वी बोलता हूं, तो ये वीए, ये वीबी। इस केस में अगर ये वाले एंड एंड को ए, ये वाले एंड को बी, तो इस बार देखो वीबी और ये क्या हो जाएगा वीए। अब बताओ यहां वीए माइनस वीबी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन इस केस में अगर मैं वीए माइनस वीबी लिखता तो क्या आता, निगेटिव आता। क्यों? क्योंकि ए हमारा लोअर पोटेंशियल पे है और बी हमारा हायर पोटेंशियल पे है। तो अगर हमको पॉजिटिव लाना है ना सर, तो हमको वीबी माइनस वीए लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव आएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बता दो। यस सर। क्लियर हो गया इसी सब? डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट यस से भी सर। निकालते हैं ना। हाँ, राइट हैंड से भी निकाल, फ्लेमिंग राइट हैंड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने पाम वाला ज्यादा अच्छे से समझा दिया ना। अंगूठे देखो, अंगूठे से मालूम पड़ जाएगा, जिधर अंगूठा जा रहा है उधर पॉजिटिव। क्लियर? यस यस सर, क्लियर हो एकदम गया? क्लियर है। तो यहां से पोटेंशियल की मार्किंग करते हैं कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है? सो ये पूरी बातें थी तुम्हारी मोशनल ईएमएफ के अंदर। ठीक, जिसमें हमने क्या किया, वी वेलोसिटी से मूव कराया रॉड को। ठीक है, चलिए। तो आई थॉट कि टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। ठीक है, चलिए यस आज सर। के ये वाले पार्ट को यही रहने देते हैं। ठीक है, एक ही पार्ट अभी हमारा हो पाया है ईएमआई के अंदर, एक और पार्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद ईएमआई को खत्म करेंगे जल्दी से। ठीक, मैं सोचा था कि आज खत्म हो जाएगा बट थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, सो वी आर बैक। और सोचा कि चलो आज ही कंप्लीट कर लेते हैं ये वाले सेशन को। ठीक है, तो जितना टाइम बचा है अभी आधे घंटे, और आधे घंटे और कर लेते हैं, तो इसको इसको एक्सटेंड कर लेते हैं सेशन को। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है, सब मार्क वर्क कर लेगा, पोलैरिटी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है सबको मालूम पड़ गया। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ तक मार्क कर लोगे। अब देखो आगे एक और स्पेशल केस के अंदर पूछा जाता है। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा, अभी तक जो हम पीछे पढ़ते आए उसमें सभी रॉड स्ट्रेट थे, है ना? ये भी स्ट्रेट था, यहाँ भी ये भी स्ट्रेट रॉड था, सब सीधे रॉड थे। अब क्या करता है ना, एग्जामिनर का बहुत बार मूड घूम जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कि इसी स्ट्रेट रॉड को ना दोनों साइड से पकड़ के और बेंट कर देता है और एक सवाल बना देता है। सवाल ये बना देता है कि मान लो अगर लेट्स से कि ऐसे क्रॉस करके अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। हाँ, एग्जामिनर ने क्या किया कि स्ट्रेट रॉड ना लेके उसने एक ऐसा रॉड ले लिया, बेंट करके, मोड़ के। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि सर जो लेंथ होगी वो तो स्ट्रेट के लिए हमने पढ़ा है, एल लेंथ होगी तो वी बी एल, वी एल बी साइन थीटा, है ना? वी साइन थीटा इंटू बी इंटू एल, ये पढ़ा है हमने। अब सवाल है कि सर यहाँ लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर उसने बेंट कर दिया तो? अभी तक तो स्ट्रेट था तो हम जितनी लेंथ स्ट्रेट में दे रहा था वो ले ले रहे थे। लेकिन अब एग्जामिनर सवाल अगर ऐसे बेंट करके बना दे तो क्या करेंगे? मान लो उसने रॉड को ऐसे बेंट कर दिया ऐसे, आप क्या करेंगे सब? तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ना? अब अभी तक हमने सब स्ट्रेट करा था, अब क्या हुआ, उसने बेंट कर दिया रॉड को। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? यहाँ कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव लेंथ का। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव लेंथ का, जिसको लिखते हैं एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या है? ये इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। करना क्या है कि इसका ये एंड है, लेट्स से इस एंड को मैंने ए बोल दिया, दूसरे एंड को मैंने बी बोल दिया। चुपचाप से एक सीधी लाइन लाओ और इस ए इंटू बी को ऐसे जोड़ दो। ए इंटू बी को ऐसे जोड़ दो, ये वाली लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एल इफेक्टिव। क्या बोलेंगे? एल इफेक्टिव। यही एल इफेक्टिव होगा। मतलब अब फार्मूला में क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी एल इफेक्टिव इंटू वी। वी बी एल लिखते थे, वी बी एल लिखते थे, ईएमएफ इज इक्वल्स टू। तो अब यस जब सर। तक ऐसे आधा सर्कल, इसको सेमी सर्कुलर केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर केस। जब भी ऐसे आधा दिखता है तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या करेंगे कि एक एंड को पकड़ेंगे, दूसरे एंड को पकड़ेंगे, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और उस लेंथ को नापेंगे, वही लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। तो अब फार्मूले में थोड़ा बदलाव कर लो, फार्मूला क्या हो जाता है, अभी हमने क्या पढ़ा, वी बी एल होता था, अब एल की जगह एल इफेक्टिव आ जाएगा, तो इसको एल इफेक्टिव लिखा जाता है।
अब जैसे सवाल क्या है, सवाल मान लो कह दिया कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसे आर्क नहीं मतलब एक समझ लो कि सेमी सर्कल है, जिसने बोल दिया जिसका रेडियस है आर। तो मोशनल ईएमएफ बताओ अगर इसको v वेलोसिटी से ऊपर के साइड मूव किया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड है तो। बोल दिया गया मोशनल ईएमएफ बताओ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी बी एल इफेक्टिव। अब इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को सर जी जोड़ देंगे। और अगर रेडियस आर दिया हुआ है, मतलब सर ये मान लो सेंटर है उसका, तो ये वाली डिस्टेंस सर आर दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस तो सर आर इंटू आर 2r हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मतलब एल इफेक्टिव यहां किसके बराबर हो गई, 2 इंटू आर के बराबर हो गई। तो ईएमएफ कितना आ गया, बोलो बोलो, बी बी और एल इफेक्टिव इज 2r, मतलब ईएमएफ इज इक्वल्स टू 2r बी इंटू बी। लो आ गया आंसर, आ गया आंसर। उसने बोल दिया सवाल में कि जो सेमी सर्कल, जो तुम्हारा एक एक रॉड है जिसको सेमी सर्कल में बेंट कर दिया गया, जिसका रेडियस आर है, तो मोशनल ईएमएफ बताओ। सिंपल है, इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या करो, एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से। और उसने बोल दिया कि रेडियस आर है, तो मान लो कि उसका सेंटर पॉइंट से जो एक एंड का डिस्टेंस है वो आर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर। टोटल कितना हो गया, लेंथ टोटल कितनी हो गई, आर आर प्लस आर, सर ये 2r हो गई। मतलब इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला मोशनल ईएमएफ का इफेक्टिव लेंथ के केस में होता है वी बी एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव की वैल्यू 2r हो गई, तो एल इफेक्टिव का 2r रख दो, ईएमएफ आ गया 2r v इंटू बी। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो गया, बता दो यार, सबको क्लियर हो गया, Yes, sir. किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, मोशनल ईएमएफ के केस में किसी को डाउट है, ये कैसे हुआ, वो सर देखो समझ में आ गया। समझ आ गया। किसने बोला ये, किसने बोला, मैं किसने बोला अभी समझ आ गया। हम्म, Yes, sir. किसने बोला, बड़ा बोल्ड आवाज है यार तुम्हारा, एकदम चिल्ला के फास्ट, यस सर आ गया समझ में। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम रिस्पॉन्स दोगे तो एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलेगा, यस समझ आ रहा है। चलो ये था मोशनल ईएमएफ का केस। अभी मोशनल ईएमएफ खत्म नहीं हुआ है, मतलब मोशनल ईएमएफ एक्चुअली खत्म हो गया, ठीक है, बट इसके आगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म इसी की तरह है, सिमिलर है। लेकिन अब हम देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन ए रोटेटिंग रॉड। अब मूव नहीं कराना है, अब कहीं किसी एक जगह से फिक्स करके उसको रोटेट कराना है। और जब रोटेट कराएंगे तो क्या होगा भाई, जैसे ये एग्जांपल ले लो कि लेट्स से अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसी अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो कि एक रॉड को रोटेट करा रहे हो, ठीक है, एक रॉड को रोटेट करा रहे हो। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया कि एक रॉड है, इसको मैंने ऐसे हिंज से फिक्स कर दिया, ये ऐसी एक रॉड थी, इसको यहां से मैंने फिक्स कर दिया और अंदर के साइड मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, है ना। ये हिंज होता है, हिंज मतलब एक जगह से उसको फिक्स कर देते हैं और दूसरी जगह से मैंने इसको ऐसे नीचे के साइड रोटेट किया। लेट्स से मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूं। यहाँ क्या था, यहाँ क्योंकि रॉड लीनियर था इसलिए लीनियर वेलोसिटी v आ रही थी। इस बार हमको रोटेट करना है ना, तो रोटेट करते वक्त कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को w, Angular velocity. तो लेट्स से मैंने इस एल लेंथ के रॉड को, जिसका लेंथ एल था, इस एल लेंथ के रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दिया। लेकिन रोटेशन कब पॉसिबल होगा, जब उसको एक एंड से फिक्स कर देंगे तभी तो देखो ये हिंज है, इसको हिंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिंज, ठीक है, इसको हिंज बोलते हैं। यस दीक्षा,
10 मिनट दे दो सिर्फ, ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट लेट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हिंज है, बस ये वाला टॉपिक खत्म कर। ये हिंज से मैंने एक साइड से उसको क्या किया, फिक्स कर लिया। दूसरी साइड से मैंने उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करना शुरू किया। अब इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि सर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो इस केस में भी ईएमएफ आता है। और इस केस में जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बड़ा सिंपल है। उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 2। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लो कि सर रोटेटिंग रॉड के केस में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। बस। एल क्या है, बोलो बोलो। लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड। ओमेगा क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, अरे यार पढ़े होगे ना। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स कुछ तो पढ़े होगे कि जब एंगल पे वेलोसिटी होती है तो उसको एंगुलर यस वेलोसिटी सर। लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी यस को वी सर। लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं। क्या क्या बताएं, पढ़े होगे ना, ठीक है। बी क्या है, यस मैग्नेटिक सर। यस फील्ड। सर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एल क्या है, लेंथ है। तो सिंपल फार्मूला मोस्टल ईएमएफ का आता है क्या, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये इंड्यूस ईएमएफ का केस है रोटेटिंग रॉड के केस में। अब सवाल कैसे बनाता है, आओ इसके अंदर भी केसेस है, केस देख लो। केस ये है, बड़ा सिंपल सा केस है। केस क्या है कि इस बार क्या किया ना, कि इस बार जो रॉड थी ना ऐसे, है ना, उस रॉड को सेंटर पे हिंज कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया, है ना। और इस रॉड को ऐसे इधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगा। और इसकी लेंथ कितनी थी, 2L, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तो केस है यार। क्या हुआ, अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसने क्या किया, सेंटर से हिंज कर दिया, ठीक है। अंदर से मैग्नेटिक फील्ड थी, लेंथ 2L है। तो अभी हमने सिंपल पढ़ के आया, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू बी इंटू एल का स्क्वायर। अब एल कितना है एल टोटल, स्क्वायर बाय 2। तो एल यहाँ कितना है, 2L। 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर बाई 2। तो ईएमएफ कितना आएगा, 2। ओमेगा बी 4L स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर इसमें बाय 2L 2। कट गया। तो ईएमएफ कितना आ गया, ओमेगा बी टू ओमेगा एल बी स्क्वायर 2L स्क्वायर। क्लियर, सब कुछ समझ आया। और इसको मैं ऐसे यस मारता हूं सर। क्रॉस, गलत है, गलत है। और यही तुम धोखा खा जाओगे, और ये ऑप्शन वहां रहेगा सवाल में, मार के आओगे, खुश हो जाओगे, अरे कितना सिंपल सवाल पूछा गया था, सर पढ़ाए थे ईएमएफ के अंदर ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर बाई 2, और वही तो पुट किया है। अब कहोगे सर क्या गड़बड़ हो गया, क्यों काटे, क्यों काटे, आप कहते हैं बहुत खराब है। मैं पहले ना गलती करवाता हूँ उसके बाद सिखाता हूँ। और तुम लोग आंख बंद करके ये ऑप्शन वहां दिखता और पहला ही ऑप्शन ही होता, और तुम फटाक से ए मार के आते और गलत हो जाता। क्यों गलत होता, ध्यान से सुनो। अब देखो, एक बात यहां याद रखो, ये फॉर्मूले के अंदर ये जो लेंथ है ना, ये रॉड की लेंथ तो है, लेकिन ये रॉड की लेंथ हम हमेशा हिंज से मानते हैं। यहां हिंज ये वाले एंड पे था तो हमने टोटल लेंथ एल तो ले ली थी, लेकिन यहां हिंज सेंटर पे है, मतलब हिंज से इधर सर एल लेंथ और हिंज से इधर एल लेंथ। ओ माय गॉड, मतलब लेंथ हमेशा हिंज को देख के लेना है। हिंज कहाँ फिक्स है, उस हिंज से कितनी लेंथ पे है वो देखना है उनको। यहाँ हिंज सेंटर पे था, तो सेंटर से अब ये समझ लो कि दो टुकड़े में बट गया, हिंज सेंटर पे लग गया, मतलब ये दो टुकड़े में बट गया। एक आधी लेंथ अलग हो गई, आधी लेंथ अलग हो गई। तो हिंज से राइट साइड के लिए लेंथ लेंथ से एल हो गया, और सॉरी लेफ्ट साइड के लिए लेंथ लेंथ से एल हो गया, और राइट साइड के लिए भी लेंथ एल हो गया। क्यों, क्योंकि हिंज सेंटर पे था तो आधा आधा बट जाएगा। अब ये वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। तो अब आप अलग अलग लगाएंगे, एक बार आप ईएमएफ एट ए कैलकुलेट करेंगे, फिर एक बार आप ईएमएफ एट बी कैलकुलेट करेंगे,
और फिर आप ईएमएफ ए में से ईएमएफ बी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये ए जो है वो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो पहले आप ईएमएफ एट ए कैलकुलेट करेंगे, फिर आप ईएमएफ एट बी कैलकुलेट करेंगे, और आंसर में आप नेट ईएमएफ को टिक करेंगे। अब समझ आया क्या करना है? तो आओ जरा ईएमएफ एट ए लिखते हैं। कितना हो जाएगा? ओमेगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही है। मैग्नेटिक फील्ड लेट से बी है। अब लेंथ बताओ, 12 ले या एल ले ए के लिए? हिंज से कितनी लेंथ है? L. एल है, तो ये हो एल। जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। क्या बात है, ये है ईएमएफ एट ए। सिमिलरली ईएमएफ एट बी, बोलो। इस बार भी देखो, ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, बी तो बी। हिंज से बी की लेंथ कितनी है सर? ये भी एल है कि नहीं? एल स्क्वायर बाई टू। अब नेट ईएमएफ क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, मतलब ईएमएफ एट ए माइनस ईएमएफ एट बी। क्या है? ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। आई ला, ये तो कट के हो गए जीरो। मतलब सर यहाँ ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं हुआ है, समझे? ये ईएमएफ हो गई जीरो। यस, दिस इज स्पेशल केस जिससे सवाल पूछे जाते हैं। आज से कभी भी याद रख लो, अगर सेंटर पे हिंज करे एकदम, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दे रॉड को, तो आंख बंद करके रोटेशनल ईएमएफ को जीरो मार के आना। क्यों? क्योंकि सेंटर से इक्वल इक्वल लेंथ हो जाएगी, और जब आप नेट निकालोगे ना माइनस करके, वी ए माइनस वी बी या ईएमएफ एट ए माइनस ईएमएफ एट बी, तो जीरो ही आएगा, चाहे वो कुछ भी बने। क्लियर हो गया? बोलो बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. यानी सेंटर पे अगर हिंज है सर, और यस इक्वल सर। लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जीरो हो जाएगा। यस सर। एकदम सिंप्लीफाइड करके, एकदम आसान भाषा में मैंने तुमको ईएमआई पढ़ाई ना। क्लियर हो गया सबको? चलो, किसी को डाउट है? यस सर। अब देखो, वैसे सर ये तो खत्म हो गया कभी? नहीं, नो सर। सर दो और टॉपिक होते हैं, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो जान है इस पूरे चैप्टर, है ना? सुने होंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, यस सर। सोलेनॉइड वाला केस, है ना? तो अभी वो बाकी है। यस सर। ठीक। बट अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सर की क्लास है, तो अभी आज यही रहने देते हैं, ठीक है? होपफुली इसका एक और पार्ट लिया जाएगा आपसे, ठीक है? और सर उसमें कल हम कितने बजे होगा? टाइम बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? वैसे तो कॉलेज वाले जाए तो कॉलेज के बाद ही होगा, शाम वाले टाइम में ही होगा, पहले करेंगे, ठीक है? तो कल होपफुली, कल मैं कोशिश करूंगा कि एसी भी पढ़ा दूं, और इसका बचा हुआ पार्ट भी पढ़ा दूं, ताकि ईएमआई और एसी वाला पार्ट आप लोग का एकदम पूरा एकदम डन हो जाए। अब बताओ ना यार, हर केस में डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ तो छूट नहीं रहा एग्जामिनेशन के लिए। और ये लास्ट टाइम बड़ा बेनिफिशियल है तुम सभी के लिए, है ना? मजा आ रहा है ईएमएफ, यस सर। ईएमआई पढ़ के मजा आ रहा है? यस सर। सर इसमें पीवाईक्यू भी मिल जाते तो स्टडी मटेरियल में नहीं है इसका, अरे और एसी का पीवाई क्यू पीवाईक्यू नहीं मैं है। सर से बोल के तुमको पीडीएफ भिजवा दे रहा हूँ, लगा लेना, ठीक है? उसमें सोल्यूशन दिया रहता है, आंसर दिए रहते हैं, ठीक है? ओके। मजा आया ईएमआई पढ़ के? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें तो फ्लूइड वाले चैप्टर के भी नहीं है पीवाईक्यू? बेचारा, इसमें एक आसिफ ही है जो लास्ट तक लड़का टिका हुआ है, बाकी सब लड़कियां, है ना? और लोग को कंटेंट बोरिंग लग रहा होगा, फिर पता नहीं किस दिमाग से सोच रहा है। चलो कोई बात नहीं, खैर आप ही लोग के लिए, आप ही लोग के बेनिफिट के लिए चीजें चलाई जा रही है, ठीक है? तो चलो फिर तब आज की क्लास को एंड कर देते हैं। समझ आया सबको ना? कोई डाउट आउट तो नहीं है अभी? एक बार और बता दो, कोई डाउट वाउट है किसी को? नो सर। नो सर। सब कुछ समझे, नो सर। along with क्वेश्चंस, है ना? यस सर। मजा आया ईएमआई करके? चलो, तो आज की क्लास को यहीं एंड कर देते हैं।